जो SIR पर सुनवाई चल रही थी उस पर सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। वो फैसला कब आएगा और क्या आएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहस पूरी हो चुकी है। इस बीच ममता बनर्जी जो है वो खुलकर जो है वो खेल रही हैं और ये सूचना है समीर जी कि 28 जनवरी की देर शाम को एक याचिका ममता बनर्जी ने दायर की है और वो याचिका उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ और ज्ञानेश कुमार इनके नाम जो है वो दायर की है। यानी ये नामजद याचिका जो है वो दायर की गई है, मुकदमा जो है नाम से डाला गया है। ममता बनर्जी एक नागरिक के तौर पर वहाँ उपस्थित होंगी, ये ममता बनर्जी ने पहले कहा भी था। तो अब देखना ये कि आज जब मिलने का समय तय हुआ है चुनाव आयोग से और 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, तब क्या बात होती है, बाहर आकर क्या बताते हैं अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी, ये भी देखा जाएगा। चूँकि पिछली बार जब अभिषेक बनर्जी मिले थे तो उन्होंने बताया था कि ज्ञानेश कुमार थे वो उंगली दिखाकर बात कर रहे थे और फिर वहाँ काफ़ी ज़्यादा हील हुज्जत जो थी वो ज्ञानेश कुमार से हो गई थी। तो ज्ञानेश कुमार किस तरीके से असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे थे ये भी उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने बताया था और कहा था कि उनका जो रवैया था वो बिल्कुल जो था वो सभ्यता के दायरे के अंदर नहीं था। तो अब ज्ञानेश कुमार ने तो इस पर कोई जवाब दिया नहीं है, तो जब तक ज्ञानेश कुमार इस पर कोई जवाब नहीं देते तब तक ये माना जाएगा कि अभिषेक बनर्जी सच बोल रहे हैं, वरना ज्ञानेश कुमार जो है वो हलफनामा देकर बताएं कि उन्होंने असभ्यता नहीं की थी और अगर की थी तो देश से माफी मांगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दोनों में से कोई काम किया नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने कल जो मतलब पहुंच गई थी वो कोलकाता या हवाई अड्डे पर थी जब दिल्ली के लिए आ रही थी, तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जानती है कि वे बंगाल में हारेंगे, इसलिए वे SIR का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मैं उनसे अपील करूंगी कि वे चुनाव आयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। और उन्होंने दावा किया कि इसी तरह से अन्य राज्यों में भी चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया है। ये बिल्कुल, ये ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए SIR, चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से इन मुद्दों पर लगातार घिरा हुआ है, कई और राज्यों से भोपाल से अमलेंदु जी जो शिकायतें आई कि नाम कटवाने के लिए ऐसे लोग उन लोगों का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें बहुत व्यापक पैमाने पर देखने में आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार कई ट्वीट इस तरह से कर रहे हैं, कई लोगों के उन्होंने बयान इस तरह के शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में और ये भी कह रहे हैं कि इसको लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अन्यथा बड़े पैमाने पर PDA वर्ग जो है और यानी दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव का आरोप है कि जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं, विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोग, हाँ बिल्कुल, जो विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। और समीर जी जैसे हमने शनिवार को भी चर्चा की थी ग्रेटर नोएडा का, मैंने आपको बताया था कि एक जफर साहब उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि भाई उनकी ही सोसाइटी का एक व्यक्ति जो था वो उनके पूरे परिवार का नाम कटवाने के लिए उनके BLO के पास पहुंचा फॉर्म 7 लेकर, और तो उन्होंने कहा कि भाई चूंकि वो BLO थी वो जांच कर चुकी थी, जाकर उन्होंने कहा था भाई ये तो लोग वहाँ मौजूद हैं, मैं इनको जांच करके चुकी हूँ। तो उसने फिर ERO से फ़ोन करवाया कि आप इनके फॉर्म ले लीजिए, बाद में आपको जो करना वो कीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, चूँकि नंबर है उस पर उनका, तो जैसे ही उन्होंने मिलाया वैसे ही उनसे फॉर्म छीन कर भाग गया। तो इस तरीके की घटनाएं भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो यानी अब लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और एक BLO के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो पहुंचे ही थे। हम लोगों ने दो बार हम लोग उसकी चर्चा की थी, उनका विजुअल भी दिखाया था कि वो किस तरीके से बहस हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सामने जो है आ रही हैं। तो ये इसके जरिए क्या करना चाहते हैं, ममता बनर्जी का आरोप ये है कि इसी के जरिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल, फॉर्म 7 के जरिए लोग तमाम मतदाताओं के नाम कटवाने का आवेदन दे रहे हैं। ये खबरें लगातार आ रही हैं और तमाम राज्यों से जहां पर SIR की प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर आ रही है। क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और एक मतदाता जिनका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया गया है उनका उन्होंने बयान भी तय किया है और देखते हैं ट्वीट में लिखा क्या है। और इस तरह के कई ट्वीट पिछले 2-3 दिनों के भीतर अखिलेश यादव कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के उन्होंने बयानों का भी जिक्र किया है। अपने वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि SIR में फॉर्म
जो ये 7 के माध्यम से जो भी कोई किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैर कानूनी अपराध करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए। ये लोगों की पहचान, जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत, जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है। इसीलिए हर मतदाता चौकन्ना होकर अपने वोट की जांच पड़ताल करे। समस्त पीडीए प्रहरी जुट जाएं और एफआईआर लिखवाएं या कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करें। वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी। भाजपा और उनके संगी साथियों का भंडाफोड़ करने में जुट जाएं और पीडीए प्रहरी का कर्तव्य और मुस्तैदी से निभाएं। इसमें उन्होंने जो एक सज्जन का बयान टैग किया है, उनका वो बयान भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार पूरे प्रदेश में आ रही हैं और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की कई सी और एफआईआर लिखवाने के लिए गए ही थे। जीतू पटवारी गए हुए थे, उधर भोपाल में भी कांग्रेस के कुछ नेता गए हुए थे, मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों से भी ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन वही बात जिसके लिए आज तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग के पास शिकायतें की जाती हैं लेकिन वो संज्ञान नहीं लेता इन शिकायतों का। हाँ, चुनाव आयोग इन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लेता और बल्कि एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग खुद पार्टी बन जाता है। ये भी आरोप है, चूंकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है वही पार्टी बना हुआ है और यही सब गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समीर जी, उसमें सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पे हमला बोला था कि जो वोट चोरों के संरक्षक बने हुए हैं, ये राहुल गांधी का आरोप था। तो इसका भी कोई जवाब ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं आया है। ना तो उन्होंने हलफनामा दिया है कि वो वोट चोरों के संरक्षक नहीं है और ना राष्ट्र से माफ़ी मांगी है। तीसरा विकल्प कोई है नहीं, तो तीसरा विकल्प जो मिलेगा कहाँ से? तो ज्ञानेश कुमार जी को या तो राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर हलफनामा देकर कहें कि वो वोट चोरों के संरक्षक नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करते तो राहुल गांधी का आरोप सही माना जाएगा। बिल्कुल। और इधर ममता बनर्जी ने बताया है, वो चुनाव दिल्ली पहुंच गई हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनकी मुलाकात है। क्या कुछ एजेंडा है, क्या बातें हैं, क्या शिकायतें हैं, सुनते हैं एक बार ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। To see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. This is for your kind information. Now I am going to see the Bongo Bhavan only to give the assurance that please be safe and sound. Because they came to meet Delhi press. They will meet you tomorrow. They will show you that how they have been tortured. Don't you think media have the right to know? Tomorrow 3 o'clock there is a meeting. Media is being called. There is a press conference in Bongo Bhavan. So there will be invited. So that you can meet the people. Because Delhi people doesn't know what they are doing in Bengal. Always they used to defend the Bengal. But they do not know what torture they are doing on. And that's why just now I got the information and I didn't change even my clothes. I'm just going as a house staying. And Abhishek was also used to do something work. I said, let go with us. So I'm going to Bongo Bhavan. तो दिल्ली के वहाँ बंग भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और आज मुलाकात करेंगी ज्ञानेश कुमार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से। हालांकि ये भी है अमलेंदु जी की ममता बनर्जी को या टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञानेश कुमार समय दे भी देते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को तो जल्दी समय भी नहीं देते हैं। उनको ये पता है कि ममता बनर्जी को समय नहीं देंगे तो ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो आकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही धरना दे देंगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के दफ्तर पर आकर धरना दे देंगी
करेंगी और बवाल मचाएंगी खूब, ये जानते हैं ज्ञानेश कुमार, तो इसलिए उनको दे देते हैं। और जो शरीफ लोग मिलने आते हैं उनको उंगली दिखाकर बात करते हैं ज्ञानेश कुमार। और ये तो कई लोगों ने कहा है कि ये उंगली दिखाकर बात करते हैं। मनोज झा ने भी कहा था, मुझको ध्यान पड़ रहा है कि हमें मतलब व्यवहार जो था वो बहुत ख़राब था। तो अब इस तरीके का व्यवहार जो है। और दूसरी बात ये कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तुमको जो है वो तो नियुक्त किया है मोदी और शाह ने, हम जनता से चुनकर आए हैं, तो हैसियत में रहो, यानी औकात में रहो। सीधी सीधी बात कि तुम जो हो वो मोदी और शाह के नियुक्त किए हुए हो और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो प्रोटोकॉल में भी जो है वो ठीक से रहो, तमीज़ से रहो। मतलब एक तरीके से ये कहने का तात्पर्य था उनका। ये कहा तो नहीं कि तमीज़ से रहो, लेकिन तात्पर्य यही है कि तमीज़ से रहो। तो अब ये देखिए तमीज़ से रहते नहीं रहते वो अलग का मसला है, लेकिन आप जो आपको काम मिला है, जिसकी आपने शपथ ली है, वो कम से कम आप जो है वो उस पर काम कीजिए, शपथ के अनुसार आप काम कीजिए। और आपका काम जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है, वो कराइए, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो SIR की प्रक्रिया चल रही है मतदाता सूची को बनाने के लिए नए सिरे से, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी हम लोगों ने दिखाया था जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, और उन्होंने PDA प्रहरी अपने उनको अलर्ट पे मोड पर रख दिया है, और लगातार इस तरह की शिकायतें पकड़ में आ रही हैं। न केवल उनके जरिए बल्कि जिन लोगों के नाम काटने के आवेदन दिए गए हैं उनको, उनकी शिकायतें भी आ रही हैं। और बहुत सारी जगहों पर कई जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों से लगातार बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि एक दो शिकायतें हैं। तो क्या वो जो एक वीडियो टैग किया है अखिलेश यादव ने, जिनका बयान उन्होंने उसमें अपने ट्वीट में लगा रखा है, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देशभक्त राजकुमार पुत्र श्री परमानंद, ग्राम निवासी गुरसंडा। कल दिनांक 31/1/2026 को मेरे ग्राम गुरसंडा की BLO संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील महोली में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाऊ में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है, और ये रहा प्रार्थना पत्र। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भाई उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई की जाए। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है, उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। नमस्कार। तो ये किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत साफ तरीके। अब ये देखिए अमलेंदु जी, एक ही पैटर्न पर, चाहे वो भोपाल में हो रहा हो, इंदौर में हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, दूसरे राज्यों में हो रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग को इन सारी बातों का पता नहीं है। और शिकायतें देखिए, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से शिकायतें जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, चुनाव को लगता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग जो है झूठ बोल रहे हैं समीर जी। और झूठ कौन बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये तो पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पे आरोप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और ये 70 सालों में पहली बार है कि चुनाव आयोग पर इतने ज़्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी अभी अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है समीर जी, और इसी फॉर्म 7 को लेकर, और उन्होंने लिखा है कि माननीय न्यायालय संज्ञान ले। अपनी टीम से हम कहेंगे वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये ट्वीट अभी जस्ट एक और ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उसको और अपील की है माननीय न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि सुनवाई SIR पर पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो शिकायतें आ रही हैं उनको लेकर, और लिख रहे हैं कि भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके PDA समाज के वोटरों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने में लगे हैं। हम हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। जो भी मीडिया वो चाहे गांव मोहल्ले स्थानीय स्तर का हो या जिले मंडल राज्य स्तर का, अगर वो ये खबरें दिखा रहा है और लोकतंत्र के चौथे खंभे की सार्थक भूमिका निभा रहा है, तो हम उसके साथ हैं। सिवाय निर्वाचन आयोग के ये बातें सबको पता है। हमको बार बार अपील करने पर भी, हमारे बार बार अपील करने पर भी SIR में फॉर्म 7 की ये धांधली रुक नहीं रही है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल की क्या सजा हो सकती है?
इसके बारे में चुनाव आयोग विज्ञापन प्रकाशित करे और भाजपाई और उनके संगी साथियों को चेतावनी दे। हमारे पीडीए, प्रहरी और जागरूक वोटर तो इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का प्रयास कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा न हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई उनका ही नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके साफ कर दे। स्पष्टीकरण अपेक्षित। चुनाव आयोग किसके साथ योग कर रहा है? पुनः आग्रह सभी न्यूज़ चैनल, अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को टैग भी किया है, तमाम मीडिया संगठनों को, एजेंसियों को टैग किया है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है अमलेंदु जी कि सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे दुरुपयोग हो रहा है, सिवाय चुनाव आयोग के। वही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव आयोग के अलावा सबको पता है कि कहाँ क्या घपला हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं पता है कि अगर चुनाव आयोग को नहीं पता है कि कहाँ क्या घपला हो रहा है तो हलफनामा देके कहे जी हाँ कि घपला नहीं हो रहा है, वरना राष्ट्र से माफी मांगे। या ये जितनी शिकायतें आ रही हैं सारी झूठी हैं। सारी शिकायतें झूठी अब मान लीजिए चुनाव आयोग को नहीं पता है तो इन शिकायतों के आधार पर वो पता तो कराए, कम से कम वेरीफाई तो करे कि हाँ ये शिकायतें सही हैं कि गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिकायतें कहाँ हैं तो ये मालूम तो पड़े कि शिकायतें कौन कर रहा है, कौन झूठी शिकायतें नहीं कर रहा है। मान लीजिए लोग झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो फिर, अगर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। अब वो जिनका पोस्ट किया उन्होंने वीडियो, वो सज्जन कह रहे हैं कि भाई मेरे गाँव के जो है 60 नाम काटने के लिए मेरे नाम से कर दिया गया, फॉर्म 7 भर दिया गया और मुझे मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। और भोपाल की हम लोगों ने दिखाया था कि 9000 जो थे नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भर दिया गया और जिन्होंने फॉर्म भरे वो जिसके नाम काटे जा रहे हैं उसको नहीं जानते, जिसका नाम काटा जा रहा है वो उसको नहीं जानता जिसने नाम कटवाए। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? बिल्कुल, उसको भी अगर हम लोगों ने हालांकि दिखाया था, अगर एक बार उसको कोशिश करेंगे कि फिर से दिखाएं कि वहां पर मध्य प्रदेश के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो FIR दर्ज कराने गए लेकिन FIR दर्ज भी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? FIR तो दर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संगठित तरीके से ये काम किया जा रहा है और उसमें लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो दूसरों के नाम पर फॉर्म 7 भर रहे हैं और दूसरों का नाम कटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरों के नाम कटा रहे हैं। तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है समीर जी। और ये जो है वो इसको लेकर जीतू पटवारी जो हैं वो गए थे FIR दर्ज कराने के लिए। वो विजुअल हम लोग फिर से दिखा सकते हैं कि जीतू पटवारी जो थे गए और किस तरीके से वहाँ हीला हुज्जत जो थी वो पुलिस के अधिकारियों के साथ हो रही थी। FIR उस समय तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन उनका था कि दर्ज नहीं होगी तो हम धरने पर बैठ जाएंगे और जहाँ भी कोई भी BLO अगर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर वोट काटने की कोशिश करेगा तो हम उसको खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, ये उनका था। और टीकाराम जूली जो विधानसभा में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी हम लोगों ने बयान सुनवाया था कि वो कह रहे हैं कि विधानसभा में भी ये आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है। तो ये अब उत्तर प्रदेश में भी सीधे कह रहे हैं अखिलेश यादव किस तरह की शिकायतें मिलें तो FIR दर्ज कराई जाए और ये इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि कैसे संगठित तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए ये पूरा का पूरा एक गैंग की तरह से काम कर रहा है। देखते हैं किस तरीके से वहां जीतू पटवारी जब गए थे तो वहां क्या कुछ हुआ था, किस तरह से FIR दर्ज करने से पुलिस के लोग मना कर रहे थे, बातें हो रही थी। लेकिन ये बड़ा मसला बन गया है कि जानबूझकर फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों के जरिए। यानी मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूं किसी का नाम कटवाने के लिए, न तो मुझे पता है और जिसका नाम कटवा रहा हूं मैं न उसको पता है। उसको भी नहीं पता है और ये सब किया जा रहा है। और एक जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है एक किसी की बातचीत का, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है हम फॉर्म भर दिया है हमारे नाम से, मतलब आपने हमारा कटवाने के लिए। तो कह रहा है कि मैंने तो पार्टी का काम किया। उसने कहा किसी भी पार्टी का काम किया हो भाई, पार्टी का काम अपनी जगह है, मगर आपने हमारा नाम क्यों कटवाया? तो बाबा कह रहा है कि मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने तो पार्टी के कहने से किया है, पार्टी का काम किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और अब हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते उसकी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सामने आ रही है, यानी जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसके ये प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है और इस तरह का जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं दर्ज की जा रही है। देखते हैं जीतू पटवारी जब गए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो क्या कुछ हुआ उनके साथ। वहां कई लोगों के साथ गए हैं, शिकायतकर्ता के साथ गए हैं जिनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो भी साथ में है, लेकिन पुलिस के लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या किस तरीके से बहस हुई पुलिस के साथ जीतू पटवारी की। निर्वाचन में जो SIR हो रहे हैं उसके संदर्भ में इसका हमने ये वेबसाइट चुनाव आयोग की से लिया है। दो बातें हैं। SIR का मूल उद्देश्य क्या है कि निर्वाचन नामावली शुद्ध हो, इसमें जो नाम रहे वो आए।
फॉर्म 7 में उल्लेखित है, जो भैया ने बताया कि फॉर्म 7 का उपयोग करना है। फॉर्म 7 से उपयोग क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है और उसका फिर भी निर्वाचन नामावली में नाम है, यानी कोई भी नागरिक उस विधानसभा का उस पर आपत्ति ले सकता है। पर ऐसी स्थिति में गलत और भ्रमित जानकारी से उसका नाम कटाने का षड्यंत्र करेगा, यह आपराधिक एक तरह से कृत्य है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनन उसको 1 साल की सजा मिल सकती है या कोई किसी प्रकार का उस पर दंड लग सकता है। ये फॉर्म 7 में ही उल्लेखित है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जिस बूथ पर BLO 2 हूँ, उसी बूथ का ये मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसमें 2 लोगों ने अपराध मिलके किया। एक किया BLO ने, जो सरकारी कर्मचारी है, उसने सीधे नोटिस इसके ये फॉर्म का जब फॉर्म भरते हैं तो इस फॉर्म को सत्यापित किया जाता है कि हाँ, जो जानकारी मिली इस पर हमें भरोसा है, और उसको उन्हें एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट के बाद फिर दूसरा एक फॉर्म दिया जाता है, जो परिवार के लोग जो वोटर लिस्ट में है उनको कहा कि आपका कि जो आवेदन आया इसको हमने स्वीकार किया, आप इस हिसाब से भारत के नागरिक नहीं हो, फिर सत्यापित करो हो तो। यानी इसका मतलब है उसको परेशान किया गया। पहले जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी, इनसे 7, 11, 12 तरह के एविडेंस लिए गए थे कि ये सब नागरिक है, और BLO नहीं लिए थे। तो चूंकि ये पूरा दुर्भावना से हो रहा है, किसी भी तरह के नफरत से हो रहा, तो FIR लिखाने आए। FIR लिखाएंगे, आवेदन नहीं देंगे। अगर FIR नहीं लिखोगे तो हम यहाँ धरना देंगे। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, FIR बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने ये पूरे मध्य प्रदेश में BJP के कार्यकर्ता इस तरह का अपराध कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो वोट चोरी से सांसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ विधायक जीत रहे हैं। इंदौर शहर में 5 लाख के लगभग नाम कम हुए। मतलब ये वोट चोरी से नाम बढ़वाए गए थे, उससे ये चुनाव जीते। अब ये सत्यापित हुआ। तो ये किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं और उस फॉर्म को स्वीकार भी किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी साजिश चल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, और FIR भी इस फ्रॉड, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की जा रही है। ये आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी, और यही बात अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है, निश्चित तौर पर इस बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहां पर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन सुनवाई की इस पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अब तो वहां पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और जिस तरह से तमाम ऐसे मामले अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनको देखते हुए संसद में और भी कई मांगे की जा रही हैं, वहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे। बजट पेश हुआ है, बजट पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर अभी महाराष्ट्र से भी आ रही है। लगातार वहाँ अजीत पवार की जो विमान हादसे में जान गई है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसको लेकर क्यों सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उनको सुनते हैं। उसमें क्या है, देखो उनकी पार्टी है, वो पार्टी की उनके जो पति थे अजीत दादा पवार बड़े नेता थे, पार्टी उनकी खुद की थी, उनके MLA है, बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल है, तो ये उनके पार्टी का निर्णय है। किसको डिप्टी CM बनाना है या किसको मंत्री बनाना है, ये उनका निर्णय होता है। लेकिन मैं जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। ये सुनेत्रा अजीत पवार को उसने बधाई दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो और महाराष्ट्र को आप आगे लेकर जाएगी। ये मैं इसलिए कहूंगा कि अब तक मोदी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ, महाराष्ट्र में जिसको हम घराणेशाही बोलते हैं, जब मुंबई में आएंगे अमित शाह जी और मोदी जी, तो ये ठाकरे का परिवारवाद है, ये विलास साहब देशमुख का परिवारवाद है, ये उसका परिवारवाद है। लेकिन अब ये परिवारवाद का जो उनका
आरोप प्रत्यारोप है, उसमें से उनको आज मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। जिस तरह से मोदी जी ने सुनित्रा, अजित दादा, पवार का स्वागत किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है, तो अब तक जो परिवारवाद जो बोलते थे ये लोग, तो उनको मुक्ति मिल गई, ऐसा लगता है मुझे। तो एक अनुभव नहीं है सुनित्रा जी को, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी क्षमता बढ़ाएगी और अनुभव भी आ जाएगा। तो ये संजय राउत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जबरदस्त घेर रहे हैं अमलेंदु जी, और ऐसा उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री की एक बड़ी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो, और हालांकि ये तंज कसा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री को जो है मोक्ष मिल गया। मोक्ष मतलब कि आपको अब आप आके परिवारवाद की बात नहीं करेंगे, चूंकि आपने परिवारवाद के नाम पर ही जो है ये जो है वो कर दिया है आपने, मतलब उनको बना दिया है, ये साफ तौर पर कहाँ है तो उन्होंने। तो अब ये देखना है कि क्या है। और इधर ममता बनर्जी की एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी। ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो ममता बनर्जी ने कहा है कि बंग भवन में, दिल्ली का जो मतलब बंग भवन है जहां ममता बनर्जी रुकी हुई हैं, वहां सेंट्रल और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, और वे कमरों की चेकिंग कर रहे हैं और ये देखने के लिए तलाशी ले रहे हैं कि कौन आया है जो करने का उन्हें हक नहीं है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है, और चूंकि ममता बनर्जी वहां आई हुई है, आज उनको मिलना है चुनाव आयोग से, उनके साथ 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है बंग भवन में ही। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग वहीं पर रुके होंगे, चूंकि वो पश्चिम बंगाल के लोगों के रुकने के लिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी आए, मंत्री आए, उनके लिए वहां पर दिल्ली में एक जगह है। वहां अगर पुलिस के लोग जा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, तो बड़े गंभीर आरोप है। और सुनते हैं क्या कहा है ममता बनर्जी ने। সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে, দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে, এটা ওরা করতে পারে না। They don't have any right to search room to room in Bango Bhavan, that which people are staying from Bengal. This is our Bhavan, and you will appreciate 150 people died because of SIR, and their family members, out of that few family members came to raise their voice, and there are some people who are alive, but SIR case, Election Commission declared them death. They have died. On protest of that, they came to raise their voice. If they are permissible, we will appeal. Then they can go, they can meet some people. But don't think that they will give us the guidelines for the agitation. तो ये बहुत गंभीर आरोप है कि कैसे वहां पर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस के लोग वहां तलाशी ले रहे हैं और एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। और चूंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कई लोग वहां पर रुके हुए हैं, इस समय संसद का भी सत्र चल रहा है, बहुत सारे सांसद भी वहां पर या उनसे मिलने आए हुए लोग रुकते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य आकर रुकते हैं वहां पर, लेकिन उनके घरों की तलाशी अगर ली जा रही है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर हैं, आज उनका अपॉइंटमेंट है ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिलने के लिए, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप है समीर जी, और ये ममता बनर्जी का जो आरोप है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ये ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और ये विजुअल हम लोग देख रहे हैं, आरोप ही नहीं है, वो खड़े होकर वहाँ बात भी कर रही है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई, ये साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये साफ तौर पे समझा सकता है ममता बनर्जी। एक बार देखते हैं कि क्या बात उनकी, क्या उनसे जो बहस चल रही है उसको भी, और क्या बातें हो रही हैं, पुलिस के लोग उनको क्या जवाब दे रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में,
वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा पास प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती, तो हम भी जब कसम काम लेना जाता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जाएगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। ठीक है। आप जो जगह में ये लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, तो करेक्ट कर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। ऐसे केस नहीं चल सकता है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के नहीं किया है। दलाली मत करो। दिल्ली पुलिस को इधर में देखो वास करके ले आया। हमारा जो लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा से नहीं आ पाए कि हमारा भी ऐसा चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा दो, थोड़ा साइड हो जाओ। आप भी पुलिस को साइड कर रहे हैं। प्लीज प्लीज देखिए, सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बॉस भर्ती करके ले आया। देखो, आप पुलिस को दिखाइए, हमको बॉल दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर दिखाइए। कोई सुरक्षा के लिए नहीं है, कोई सुरक्षा के लिए नहीं है। देखिए, और पुलिस में आई हुई है हमारे लोगों को सताने के लिए। क्या सुरक्षा के लिए है? कोई सुरक्षा लोग नहीं देता है। ये क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा उधर में जाके वो लोग छठ करे? ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहे हैं, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तो ये लोगों को एक सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चलाया, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं, और SIR का नाम पे सत्यानाश कर रहा है। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। कितने परिवार? हम 2 साल
ज्यादा नहीं आए भाई। ज्यादा आने से तो हम लाखों लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। ओके, और 50 ले आया जिसको SIR में डेथ हो गया है। तो ये दीदी चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में से शॉप नहीं जाएगा। जी। कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया जी। कि आप देखो। अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब जाएंगे तो कोई चीज का कोई तरीका होता है। इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। ये परिवार के कल करेंगे। कल 3 बजे हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढकर उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है। दिल्ली में जमींदारी चल रहा है। गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जबरदस्त हंगामा इस समय वहां पर चल रहा है। ममता बनर्जी उन लोगों को अपने साथ लेकर आई हैं, अमलेंदु जी, पश्चिम बंगाल के, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, और ये कह रही हैं कि वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि बता भी रही कि वो लोग चुनाव आयोग से मिलने नहीं जाएंगे। मिलने के लिए जो डेलीगेशन वहां पर डेजिग्नेटेड है वही जाएगा, लेकिन इनको हम मीडिया के सामने लेकर आए हैं। और किस तरीके से बहुत गंभीर आरोप है कि वहां एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है और लोग वहां पर उनका रास्ता रोक दिया गया है, जबकि उनका वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आज मीटिंग है, मुलाकात है। हाँ, साफ तो दिख रहा है। और वो मतलब देखा जा सकता है जैसे कैमरा जो पुलिस कर्मियों की तरफ घूमता है तो वो एकदम से भगदड़ सी मचती है पुलिस कर्मियों। ममता बनर्जी को भी मालूम था, तो अपना पूरी तैयारी से है, वो तैयारी से है, माइक लेके, कैमरा, अपना कैमरामैन लेके। मीडिया वालों पर भरोसा नहीं है। और ये ममता बनर्जी ने खुद लाइव किया है। जी हाँ, खुद लाइव किया है। उनके पेज से हम लोगों ने लिया है, तो उसको उन्होंने खुद लाइव किया है। तो ये वो खुद लाइव कर रही है, मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया अभी तक। लेकिन ममता बनर्जी अपने पेज पर उसको खुद लाइव कर रही है, पूरा इंतजाम लेके खुद चल रही है। और मीडिया वालों से कह रही है आप लोग दिखाते तो है नहीं, दिखाइए इनको, पुलिस वालों को। तो उन्होंने कहा कि बड़ा गंभीर आरोप मीडिया पे भी लगाया कि दिल्ली का मीडिया तो गोदी मीडिया है। हाँ, दिल्ली का मीडिया गोदी मीडिया, ये साफ आरोप भी लगाया। और सब सुन रहे हैं खड़े होकर, बेचारे क्या करें, उनकी क्या गलती है? बिल्कुल, मतलब उनकी गलती क्या है? वो तो जहाँ काम पे भेजा था काम पे चले जाते, दिखाना ना दिखाना तो संपादकों के, मालिकों के हाथ में है। संपादकों भी की क्या औकात है? मालिकों के हाथ में सब कुछ है। संपादक तो नाम के होते हैं, सबके नाम के आगे संपादक लगा होता है, हाथ में कुछ नहीं होता है संपादकों के, मालिकों के हाथ में होता है। तो अब उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, और पूरी तैयारी के साथ जो ममता बनर्जी यहाँ मोर्चा संभालती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है समीर जी, और बहुत ज़्यादा निंदनीय है कि आप ममता बनर्जी यहाँ रुकी हुई हैं, आप वो पूरा प्रेमिसाइज जो है वो आप पुलिस से घिरवा लेते हैं और उसकी तलाशी, एक तरीके से जासूसी, किसी की भी जासूसी करना, ये तो बहुत गंभीर आरोप होते हैं। और आप वो आरोप लगा रही हैं, बता रही हैं कि हम उन लोगों को लेके आए हैं जिनको चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये मर गए, उनका नाम काट दिया, वो जिंदा है। तो इसीलिए क्या ये अब ये चुनाव आयोग ने भेजा है कि बीजेपी ने भेजा है? नहीं मालूम किसने पुलिस को भेजा है। ये तो जो पुलिसकर्मी पहुंचे वो जानते होंगे, और ममता बनर्जी जानती होंगी किसने भेजा है, जो वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हैं तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और चिंतनीय है। ये बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और ममता बनर्जी वहां पर जाने के बंग भवन जा रही हैं, चुनाव आयोग जाएंगी, वहां उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन किस तरीके से जहां वो रुकी हुई है वहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, और ये कह रही है कि जो लोग आए हुए हैं और जहां रुके हुए हैं उन सारे घरों की, उन सारी जगहों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने रास्ता रोका है, ये देखा हम लोगों ने। उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर शायद ये पूरा का पूरा उन्होंने लाइव कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे उनको रोका जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुलाकात का उनके समय निर्धारित है। बहरहाल, और इससे ठीक पहले हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में वहां अजीत पवार की विमान हादसे में जो मृत्यु हुई है उसको लेकर लगातार सवाल उठने अभी जारी हैं और जांच की मांग की जा रही है। वहां अनिल देशमुख है जो एनसीपी के नेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद में अभी बहुत सारी बातें कहूंगा। एक बार सुनते हैं अनिल देशमुख को क्या कह रहे हैं। की जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर अब अजीत पवार के पार्टी के ही लोग कुछ आशंका व्यक्त कर रहे हैं
क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ऐसा है कि जो विमान की दुर्घटना हुई उसकी वजह जो बताई गई कि विजिबिलिटी कम थी करके, लेकिन जो वीडियो लिए गए वो वीडियो इतने दूर से लेने के बाद में ये एकदम साफ दिखते कि किस प्रकार से प्लेन जा रहा था, जाते जाते लैंड होते टाइम कैसे टिल्ट हो गया और कैसे क्रैश हो गया। तो करके काफी लोगों को शंका है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी होने के कारण, विजिबिलिटी का जो कारण बताया जाता है क्रैश का, करके काफी लोगों को शंका है। लेकिन अभी ऐसा है कि ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, जो तज्ञ मंडली है उसकी जांच करेंगे और जांच में सब चीजें सामने आएंगी। आप तो जांच में चीजें सामने आएंगी, जांच की जानी चाहिए, आशंका, हादसा और ये षड्यंत्र क्या कुछ है वो पता लगना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि जो परिस्थितियां थीं उनमें हादसे की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, हादसे की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। और ये बड़ा सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि अमरेंद्र जी, इन सारी चीज़ों से बातचीत जो है, चर्चाएं हैं, उससे लोगों का ध्यान भटके, इसीलिए जो सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाने में इतनी जल्दबाजी की गई है, हड़बड़ी की गई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। हाँ, ये बड़ा कारण है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। और दूसरा जो एनसीपी के मर्जर की बात चल रही थी, तो वो खत्म, रुक जाए। और ये जैसे ही आया कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, शरद पवार ने घोषणा भी कर दी कि अब वो बातें रुक गई हैं, चूंकि अजीत पवार अब नहीं है। बात अजीत पवार से हो रही थी, तो अजीत पवार अब नहीं है, तो इसलिए अब बात रुक गई है। चूंकि प्रफुल्ल पटेल और ये जो है दोनों आगे बढ़कर सब कर रहे हैं, तो प्रफुल्ल पटेल के लेकर भी काफी बात उठने लगी, सवाल उठने लगे कि सुनेत्रा पवार को विधानमंडल दल का नेता तो चुन लिया गया, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया है। और मीडिया में खबरें ये चलने लगी कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। उसको लेकर प्रफुल्ल पटेल ने सफाई भी दी है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन संजय राउत जो हैं वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल तो इस पर उठते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, बहुत सारे समीकरण जोड़े जा रहे हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनके तार जोड़े जा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। सुनते हैं संजय राउत को क्या कहा है उन्होंने इस हादसे को लेकर। देखिए, अजीत दादा जी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का, जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ जांच, हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ है उनका? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई कि कुछ कांड किया क्या किसी ने, गड़बड़ है। तो बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि जस्टिस लोया की बात याद आ रही है और कह रहे हैं कि घोटाले की फाइल को लेकर कैसे उन्होंने कहा था, उनको धमकी दी जा रही थी और उन्होंने खुद कहा कि घोटाले। अमलेंदु जी, जब ये हादसा हुआ था उसके अगले ही दिन एनसीपी के ही एक नेता का भी ये बयान था कि हादसे की जगह पर तमाम सरकारी फाइलें बिखरी हुई थी। बिल्कुल, हम लोग दिखाया भी था, वो मंत्री थे, मंत्री हैं अभी भी, उनका विजुअल था, वो हम लोग दिखाया था। वो बता रहे हैं कि वहाँ तमाम फाइलें बिखरी हुई हैं। वो कौन सी फाइलें हैं, क्या बिखरी हुई हैं, किस फाइल की वजह से क्या हुआ, अब यह सब हम नहीं कह सकते। ये सारे आरोप अब राजनीतिक हलकों से आ रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने जांच की मांग की, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने खुद जांच की मांग की। संजय राउत इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मांग कर दी जांच की। तो अगर जांच की मांग अब सब तरफ से हो रही है तो जांच क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल है। फिर बिल्कुल, अब राज्य की सरकार जो है वो सीआईडी कराएगी, उसका कोई मतलब नहीं है।
ये जांच जो है वो तो उसके पास कितना होता है, लेकिन इधर ममता बनर्जी का जो है वो संघर्ष जारी है। ये भी दिखा, ये इसको यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है ममता बनर्जी आज मुलाकात करने वाली हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से। उनके नेतृत्व में टीएमसी का एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन उससे पहले बंग भवन की सुरक्षा, यहाँ पर बंगाल भवन की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये पुलिस के लोग यहाँ पर लोगों की तलाशी ले रहे हैं जो वहां पर रुके हुए हैं। सुनते हैं, पुलिस के साथ, पुलिस वालों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बहस भी हुई, बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा भी कि आखिर आप लोगों को किसने भेजा है, लेकिन क्या कुछ हुआ देख लेते हैं। और सीधे कह रही हैं कि मैं जब भी दिल्ली आती हूं तो सरकार परेशान हो जाती है। और ये अभी वहां पर स्थितियां भी ऐसी ही है। इस समय ममता बनर्जी को वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है। क्या कुछ हो रहा है एक बार देखते हैं। क्या आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने। चेक कर रहा है, क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तू इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा पास प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती, तो हम भी इज्जत का सब काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लग जाएगा, दीजिए हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। ठीक है, आप जो जगह में लोग रहता है आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, तो पैरेक्ट कर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर तो ये वहाँ पर ममता बनर्जी की पुलिस वालों से, दिल्ली पुलिस और जो वहाँ केंद्रीय पुलिस के कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है कि आपको किसने भेजा है। बैरिकेडिंग, ये विजुअल्स हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे वहाँ रोक रखा है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल अमलेंदु जी, वहाँ वो कई लोग जो हैं जिनके नाम काटे गए हैं और वो जीवित हैं, ऐसे लोग आए हुए हैं ममता बनर्जी के साथ। हालांकि डेलीगेशन जो 15 लोगों का है वो मुलाकात करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन कहा भी ममता बनर्जी ने कि इन लोगों को मैं मीडिया के सामने लेकर आई हूं कि उनको भी पता चले कि जीवित लोग हैं और उनको मृतक बनाकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। इसके अलावा कई BLOs हैं जिनकी जान गई है। हम लोग लगातार उन खबरों को दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे। उनके परिजन भी आए हुए हैं और वो इसलिए आए हुए हैं कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि उनको तो पता ही नहीं है कि BLOs की जान भी जा रही है। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये कहा था उन्होंने कि BLOs की जान जा रही है, उनको पता ही नहीं है। और ये कहने के बाद तुरंत जो थे, फिर वो चिट्ठी भी जो थी वहाँ के DGP को लिख दी थी चुनाव आयोग ने कि भाई इनकी सुरक्षा की जाए, BLOs की जान क्यों जा रही है, ये देखकर। और वहाँ भी जो था सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मसला उठा था कि BLOs की जान जा रही है। उस समय भी तमाम बातें हुई थी। तो ये समीर जी, चुनाव आयोग ने जो कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, अब वो उन परिजनों को लेके आई हैं, BLOs के परिजनों को भी जिनकी जान गई उनको भी, और जिन मतदाताओं को मृत दिखाकर बता दिया गया, जो कि जिंदा है उनको मृत बता दिया गया, उनको भी लेकर आई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 500 लोगों को लेकर ममता बनर्जी आई हैं और इन सबको वो मीडिया के सामने पेश करेंगी। अब ये देखना है कि मोदी जी जो हैं, जो बहुत बातें करते हैं, वो क्या करते हैं और ये पुलिस क्यों भेजी जा रही है, ये क्यों भेजी गई है, बंग भवन क्यों घिरवाया गया, जो ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। इसके सवालों के जवाब पुलिस की तरफ से भी आने चाहिए। और अगर वो आरोप लगा रही हैं
चाहे मोदी पे और चाहे ज्ञानेश कुमार पे, तो उनकी तरफ से भी इसकी जवाब आनी चाहिए। जी बिल्कुल, जवाब आने चाहिए। और उन्हीं लोगों को चूंकि जिनको पता ही नहीं है कि बीएलओस की जान गई है, उनके परिजन साथ में आए हुए हैं, और इसके अलावा जिनको जीवित लोग हैं लेकिन उनको मृत बताकर उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, वो लोग साथ में आए हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके सामने लाकर पेश कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के कई लोग